power system, what are the various terminologies that we are going to use. And we have seen that the 4 bus quantities that are to be computed at each bus, that is active power, reactive power, magnitude of the bus voltage V, the phase angle. These are the quantities that we need to calculate in any of the power flow studies. So let us consider this 4 bus power system. So if you will check this 4 bus power system, you will see that generators are connected in the 3 buses, that is bus number 1, bus number 2 and bus number 4. So bus number 1, bus number 2 and bus number 4, these are the buses which are having the generators. As well as you can see here, this bus number 1 and bus number 2 as well as bus number 4, they are having outward flowing arrows also. So ये outward flowing arrows का meaning क्या होता है? Outward flowing arrows का meaning होता है कि ये सारे जो buses है इनमें local demands भी connected है. That means ये power generate भी कर रहे हैं as well as they are supplying the power to the demand also. So whenever we have this type of situations when the local bus is generating as well as the bus is giving the power, we have to check what is the amount of the power which is available with that particular bus after giving this power to the load. Like for example, अगर हम यहाँ पर एक केस लेंगे कि बस नंबर 1 में जनरेटर कनेक्टेड है. Let's take for an example, this bus is generating 400 megawatt of power. So this injection, that is SGI, this will be 400 megawatt. Now let us consider that 200 megawatt is the power requirement of this particular bus. मतलब इस बस का जो power requirement है वो 200 megawatts है. So local power generated minus local power demand, this will be the available power which will be there on that particular bus in order to give it to the other bus or take it from the other bus. तो जब भी इस तरीके के सिचुएशन होते हैं जब ये लोकल जनरेशन माइनस लोकल डिमांड, ठीक है, लोकल जनरेशन माइनस लोकल डिमांड मतलब लोकल जनरेशन जो है 400 मेगावाट है हम कंसिडर कर रहे हैं और लोकल डिमांड जो है उस बस का, लेट्स टेक फॉर एन एग्जांपल द लोकल डिमांड ऑफ दैट पर्टिकुलर बस इज लेट्स से लोकल डिमांड इज 200 मेगावाट. सो 200 मेगावाट जब भी लोकल डिमांड रहेगा उस बस में पावर कितना अवेलेबल है वो चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें लोकल जनरेशन माइनस लोकल डिमांड ये हमें निकालना होता है. ठीक है, दैट मीन्स अगर हम लोकल जनरेशन माइनस लोकल डिमांड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लोकल जनरेशन इज 400 एंड लोकल डिमांड इज 200. दैट मीन्स 200 अभी भी उस बस के पास अवेलेबल है. सो दिस 200 मेगावाट इज द सरप्लस व्हिच इज अवेलेबल विद दैट पर्टिकुलर बस. मतलब ये जो 200 मेगावाट अभी अवेलेबल है इस बस के पास, ये अभी सरप्लस अवेलेबल है और सरप्लस जब भी अवेलेबल होता है तो सरप्लस कंडीशन में क्या होगा, ये बस जिस बसेस से कनेक्टेड है वो 200 मेगावाट में से कुछ पावर वो उन बसेस को दे पाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये बस नंबर 1 कौन कौन से बसेस से कनेक्टेड है, टू विच बसेस दिस बस नंबर 1 इज कनेक्टेड, प्लीज रिप्लाई ऑन द चैट बॉक्स. ये जो बस 1 दिख रहा है आप सभी को, आर यू ऑल एबल टू व्यू द डायग्राम? सबको दिख रहा है डायग्राम में ये जो बस नंबर 1 है ये बस नंबर 1 और कितने बसेस से कनेक्टेड है, प्लीज रिप्लाई ऑन द चैट बॉक्स. विथ हाउ मेनी बसेस दिस बस नंबर 1 इज कनेक्टेड. बस नंबर 1 जो है ये कितने बसेस के साथ कनेक्टेड है, प्लीज रिप्लाई करो चैट बॉक्स पे. So Aniket has replied the correct answer. Bus number 1 is connected with bus number 2 as well as bus number 3. नितेश्वरी ने भी सही जवाब दिया.
मयूरी, प्रतीक, योगेश्वरी, आप लोगों ने सिर्फ एक ही बस का नाम लिया है ना। मयूरी ने सिर्फ बस नंबर 2 का नाम लिया, प्रतीक ने बस नंबर 3 का नाम लिया। सो इफ यू विल चेक द डायग्राम, आपको ये डायग्राम में दिखेगा कि बस नंबर 1 इज फिजिकली कनेक्टेड विद बस नंबर 2। ये देखो, ये वाला ट्रांसमिशन लाइन दिख रहा है ना, दिस ट्रांसमिशन लाइन। एंड बस नंबर 1 इज ऑल्सो कनेक्टेड विद बस नंबर 3। बस नंबर 3 के साथ भी कनेक्टेड है बस नंबर 1, ये वाले ट्रांसमिशन लाइन से। दैट मीन्स जब मैं यहाँ पर बोलूँ कि इस बस के पास कितना लोकल पावर अवेलेबल है, तो मेरा फॉर्मूला क्या होना चाहिए? फॉर्मूला होना चाहिए लोकल पावर जनरेटेड माइनस लोकल पावर डिमांड। लोकल पावर जनरेटेड कितना है? XSG1, और लोकल पावर डिमांड कितना है? SD1। सो PI है ना, लिख लो अपने कॉपीज में, P सफिक्स I, PI इज इक्वल टू SGI माइनस SDI। इसका मीनिंग क्या हुआ? PI मतलब क्या है? इंजेक्टेड पावर। ठीक है, PI क्या है? PI इज द इंजेक्टेड पावर। सो इंजेक्टेड पावर is equal to local power available in the particular bus is equal to SGI माइनस SDI। मैं अगर जनरलाइज बात करूं, जनरलाइज मतलब I will be equal to the बस नंबर, मतलब जैसे यहाँ पर 4 बसेस है, बस नंबर 1, बस नंबर 2, बस नंबर 3, बस नंबर 4। सो बस नंबर 1 में अगर मैं बात करूं तो PI है ना, PI मतलब PI इज इक्वल टू SGI माइनस SDI। ठीक है, सो लोकल पावर अवेलेबल क्या होगा फिर? SG1 माइनस SD1। तो अगर मैं बोलूं कि SG1 जो है जनरेटेड पावर सपोज 400 मेगावाट है, और वहां पर जो डिमांड है, सपोज द डिमांड इज 200 मेगावाट ओनली। अब 400 माइनस 200 कितना मिला हमें? 200 मिला। अब ये 200 मेगावाट जो है, this 200 megawatt is the available power with that particular bus। मतलब बस नंबर 1 के पास 200 मेगावाट अभी भी अवेलेबल है लोकल पावर डिमांड को फुलफिल करने के बाद। ठीक है, तो अब ये 200 मेगावाट का क्या होगा? अब ये 200 मेगावाट आइदर बस 3 में जाएगा या बस 2 में जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, है ना। रिक्वायरमेंट जो भी रहेगा वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से बस नंबर 2 या बस नंबर 3 में चला जाएगा, राइट। सो as this bus number 1 is having surplus power available with it, we call this type of bus as the exporting bus। Please note down the terms because this can be asked in multiple choice question papers। Whenever the bus is having surplus power available with it, which can be given to the other buses to which it is physically connected, such type of bus is called as exporting bus। Is it clear? What is the name of such type of bus? Please reply in the chat box। chat box पे reply करो अभी जो मैंने बताया। अभी मैंने bus will have surplus power available, power available कौन से बस? बॉक्स, चैट बॉक्स पे रिप्लाई करो। उस टाइप के बस को क्या नाम दिया गया है? हमने अभी बताया कि उस टाइप के बस को क्या बोलेंगे हम? उस टाइप के बस को हम बोलेंगे एक्सपोर्टिंग बस। क्या बोलेंगे? रिप्लाई करो जल्दी से चैट बॉक्स पे। वेरी गुड। सो we will call this type of buses as the exporting bus। okay, why exporting? नाम क्यों दिया हमने एक्सपोर्टिंग? एक्सपोर्टिंग नाम हमने इसलिए दिया क्योंकि इन बसेस के पास सरप्लस पावर अवेलेबल है, और ये सरप्लस पावर हम दूसरे बसेस को दे सकते हैं whichever buses is in requirement of that particular power। ठीक है, लेट अस कम टू सेकेंड बस नाउ। अब हम सेकेंड बस पे आते हैं। सेकेंड बस पे भी हमें सेम सिनेरियो दिख रहा है। व्हाट इज द सिनेरियो दैट वी आर गेटिंग इन द सेकेंड बस?
सेकेंड बस में भी SG2 अवेलेबल है और SD2 भी अवेलेबल है। नाउ राइट ऑल द फिगर्स विच आई एम टेलिंग हियर, सब अपने कॉपी में ये फिगर्स लिखेंगे जो भी मैं बोल रहा हूँ। सपोज SG2 is 500 megawatt and SD2 is 700 megawatt. Repeating it once again, suppose SG2 is equal to 500 megawatt and SD2 is 700 megawatt. अब अगर हम PI का फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ, तो SG2 माइनस SD2 क्या आएगा? 500 माइनस 700, मतलब आंसर किस में आया हमें? What is the? Yes, reply on the chat box. What is the answer? SG2 is 500 suppose and SD2 is 700 suppose. So we are going to get the answer in negative. आंसर जो है हमारा किस में आएगा? आंसर हमारा आएगा माइनस में। तो whenever such type of situation is there, when we get the local power available in that particular bus in negative, we call that type of bus as importing bus. Which type of bus? Importing bus. Why import? क्योंकि देखो आंसर माइनस में आया, दैट मीन्स जो रिक्वायरमेंट थी उस बस की, वो रिक्वायरमेंट वो लोकल पावर जनरेशन ने फुलफिल नहीं किया, है ना। मतलब फुलफिल नहीं किया इन द सेंस क्या हुआ? फुलफिल नहीं किया, इसका मीनिंग ये हुआ कि जितना पावर इस बस को चाहिए था, बस नंबर 2 को अगर 700 मेगावाट चाहिए था, तो उसमें से केवल 500 मेगावाट ही हो पाया, राइट। सो द अवेलेबिलिटी ऑफ द power in this particular bus is only 500, whereas the demand of that particular bus 700 megawatt. तो 700 तो इस बस ने जनरेट ही नहीं कर पाया, मतलब 200 मेगावाट जो है इसे कहीं और से लेना पड़ेगा। इज इट क्लियर? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सभी को? Please reply on the chat box. Very good. So this is what we understand by load flow analysis. मतलब हम लोड फ्लो जब करते हैं तो हम इसी टाइप की कुछ एनालिसिस करते हैं, जिससे हमें समझ में आता है कि कहां से पावर लेना है, कहां पावर देना है, कौन से सिस्टम ओवरलोड हो रहा है, कहां अंडरलोड हो रहा है। ये सारी चीजें जो है हमें पता चलती है लोड फ्लो एनालिसिस के हेल्प से। ओके, इज इट क्लियर? सबको समझ में आया? सो जिस बस के पास अपना खुद का रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के लिए लोकल जनरेशन न हो, ऐसे टाइप के बसेस को हम कौन सा टाइप का बस बोलेंगे? ऐसे टाइप के बसेस को हम बोलेंगे इंपोर्टिंग बसेस। इंपोर्टिंग बसेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है? इंपोर्टिंग बसेस का कॉन्सेप्ट होता है कि वहां वो बस जो है अपना लोकल पावर को फुलफिल नहीं कर पा रहा है उसके खुद के जनरेशन से, इसीलिए उसे पावर रिक्वायरमेंट अपना कंप्लीट करने के लिए कोई और बस पे डिपेंड रहना पड़ेगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? So I hope the concept is clear to everyone. So this diagram सब ये diagram बनाएंगे, और ये पूरे चारों पॉइंट जो लिखे हैं लिख लेंगे। Once you complete the we shall move ahead. Is it complete? ओके, सो एक और हम एग्जांपल देखेंगे बस नंबर 3 का, ठीक है।
सो बस नंबर 3 में क्या हो रहा है देखते हैं। बस नंबर 3 में आपको यहां दिख रहा है SD3 है। व्हाट अबाउट जी? जी है क्या यहां पर? चेक करो। G स्टैंड्स फॉर जनरेशन एंड D स्टैंड्स फॉर डिमांड। यस, चेक करो, बताओ मुझे यहां जनरेशन है क्या? 3 में आई एम टॉकिंग अबाउट बस नंबर 3। यस, चेक इट फास्ट, चेक करो यहां और देख के बताओ कि यहां पर जनरेशन है क्या? नहीं है, राइट। सो जब इस तरीके के सिचुएशन आते हैं, जब हमारे पास जनरेशन है ही नहीं बट हमें डिमांड तो पूरा करना है ना? जनरेशन नहीं है बट डिमांड नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना? डिमांड दिख रहा है कि नहीं हमें यहाँ? SD3 दिख रहा है हमें यहाँ, है ना? बट इस SD3 को फुलफिल करने के लिए कोई जनरेटर नहीं है। तो इस टाइप के जो बसेस है, दीज आर फुल्ली डिपेंडेंट ऑन द अदर बसेस टू फुलफिल देयर पावर रिक्वायरमेंट्स। ऐसे जो बसेस होते हैं उनको दूसरे बसेस पे डिपेंड रहना पड़ता है पावर रिक्वायरमेंट के लिए। ओके, इज दैट क्लियर एवरीवन? सो ये बसेस प्योरली डिमांड बसेस होते हैं, है ना? ये बसेस जो है प्योरली डिमांड बसेस है, जहां पर ओनली डिमांड है, जो जहां पर बिल्कुल भी जनरेशन नहीं है। ओके, सो व्हेनेवर देयर विल बी नो जनरेशन एट ऑल, मतलब जनरेशन बिल्कुल भी नहीं है बट डिमांड है, ऐसे बस को हम बोलेंगे डिमांड बस। कौन सा बस बोलेंगे हम ऐसे बस को? यस, रिप्लाई करो जल्दी। सी, बिकॉज दिस इज अ थियरी यूनिट, है ना? हमें कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, तभी आप लोग MCQ बेस्ड एग्जाम लिख पाओगे, या फिर अगर ऑफलाइन एग्जाम भी आप लोगों का होता है तो भी आप थियरी में लिख पाओगे, अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया तो। कॉन्सेप्ट अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग कुछ भी नहीं लिख पाओगे। ओके, सो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखो, following quantities are computed in this stage. Which stage? Stage number 2। ठीक है, स्टेज नंबर 1 में क्या किया हमने? 4 बस क्वांटिटीज को कंप्यूट किया। What were the 4 bus quantities? Active power, reactive power, magnitude voltage एंड फेज एंगल। ठीक है, इनको हमने नाम कैसे दिया? P, Q, V, डेल्टा। तो P, Q, V और डेल्टा, ये सारी चीजें स्टेज 1 में कैलकुलेट की जाएगी। लेट अस सी इन स्टेज 2 व्हाट ऑल थिंग्स विल बी कैलकुलेटेड। ठीक है, देखते हैं एक एक करके। देखो, power flows from one bus to another through the transmission line connecting the buses, or power losses during this transfer. So these are the two parameters which we will be calculating in the stage 2 of the load flow studies. So थोड़ी देर पहले मैंने जो फॉर्मूला बताया, यही है वो फॉर्मूला जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। PI is equal to PGI minus PDI। ठीक है, सो पावर इंजेक्टेड इनटू द बस इज द डिफरेंस बिटवीन द लोकल पावर जनरेटेड and the local power demanded, and is the net power available at the bus which can be transferred to the other buses through the transmission lines connected to these buses। ठीक है, PGI is greater than PDI, the bus acts as exporting bus। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा एग्जांपल में, अगर जनरेशन ज्यादा है और डिमांड कम है तो उस टाइप के सिचुएशन में क्या होगा? उस टाइप के सिचुएशन में PGI will be greater than PDI and this difference will be positive।
मतलब Pi जो है वो पॉजिटिव होगा, और ऐसे सिचुएशन में द बस विल एक्ट एज एन एक्सपोर्टिंग बस। सिमिलरली अगर PGI will be less than the PDI, in that case the difference will be negative, है ना। डिफरेंस कैसे हो जाएगा? द डिफरेंस विल बी नेगेटिव। सी यहाँ नेगेटिव होना चाहिए, इट्स रिटन पॉजिटिव, प्लीज मेक इट नेगेटिव। इफ द पावर जनरेशन इज मोर देन द डिमांडेड, if the power generation is, I will make a change here, if the power generation is less than the demanded injected power is negative. Okay, so the demanded, so this will be negative। कौन से कंडीशन में ये नेगेटिव होगा? ये उस कंडीशन में नेगेटिव होगा जब जनरेशन हमारा लेस होगा डिमांड से। ओके, जनरेशन कब होगा? जनरेशन जब भी लेस होगा डिमांड से, उस केस में ये जो Pi है, दिस Pi विल बी नेगेटिव एंड द बस विल एक्ट एज द इंपोर्टिंग बस। ठीक है, और बाद में जो डेल्टा हमने देखा, फेज एंगल डेल्टा, it will be leading in case of the exporting bus and lagging in case of the importing bus. Please note all these things in your copies. So now we will study the network model representation of the power system components in a power study. So let us see how these things are done. So the generators are represented as a complex power sources. SGI is equal to PGI plus JQGI. Loads as complex power demand. SDI is equal to PDI plus JQDI. ठीक है, हम वापस डायग्राम देखते हैं। ठीक है, देखो ये डायग्राम में SG1 है, यहाँ SD1 है। तो अगर मैं ये 1 को रिप्लेस कर दूं I से, तो हमारा इक्वेशन कुछ इस तरीके से बनेगा। ओके, इज इट क्लियर एवरीवन? समझ में आ रहा है सभी को? Next, transmission lines are represented as a pi network consisting of series admittances and line charging admittances. What we are exactly doing here is, हमारा जो नेटवर्क मॉडल रिप्रेजेंटेशन होगा वो किस तरीके से होगा, कौन से पैरामीटर्स को ध्यान रख के होगा, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग हियर। मतलब हमने अभी जो थोड़ी देर पहले 4 बस सिस्टम लिखा है अपने कॉपीज में, 4 बस सिस्टम में हमने 3 बसेस से हमने जनरेटर को जोड़ा है, और बस नंबर 3 जो है, बस नंबर 3 में कुछ भी जनरेशन नहीं था, बट लोकल डिमांड अवेलेबल था, राइट। सो अगर हमें ये पूरा जो सिस्टम है 4 बस का, उसे एक नेटवर्क मॉडल में कन्वर्ट करना है, what all things will be required, that we are dealing right now. So we will convert the generators as a complex power source, and SGI will be represented as PGI plus JQGI. We will represent the loads as complex power demand by SDI is equal to PDI plus JQDI, and the transmission lines as the pi network consisting of series admittances and line charging admittances. Please note all these points, whatever we are seeing here, because anything can be asked in the multiple choice questions. At that time, you should be able to select the proper answer, right? Next, network equations can be formulated by either by using the Y bus or Z bus matrices. Y bus is preferred as the matrix
has more number of zero elements or has more sparsity. See, all these justifications are given here. Please note down it very carefully. These enable the fast solution using only the non-zero entries. So why do we prefer Y bus or Z bus? Because of its more number of elements are of zero elements, because we have already seen that when uh, when we have solved the algorithm, when we have calculated the Z bus by using algorithm, as well as when we have considered the singular transformation technique, where you have seen Y bus is equal to A transpose Y A, where Y in only the diagonal element used to be present and all the off diagonal elements used to be zero. So that's why we consider Y bus as the most preferable network. Is it clear, everyone? What is the reason? Why do we consider Y bus? Y bus हम क्यों लेते हैं? सबको समझ में आ रहा है? क्योंकि वाई बस में क्या होता है, हम सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स जो है उन्हें कंसीडर करते हैं और ऑफ डायगोनल एलिमेंट जो है मोस्टली हम जीरो कंसीडर करते हैं, राइट? सो दैट इज द रीजन व्हाई वाई बस इज टेकन फॉर सॉल्विंग द वेरियस प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द लोड फ्लो एनालिसिस. हो गया सबका ये? शैल वी मूव अहेड? Shall we move to next slide? Okay, so this is the diagrammatic network modeling of the power system network which we have seen just now. Okay. So बस नंबर 1 है, बस नंबर 2 है, बस नंबर 3, बस नंबर 4. Then these transmission lines. These are the pi networks which we have considered for the transmission line. And these are the half charging admittances. Half line charging admittances. So draw this diagram first.
Is it done? So the generator at the ith bus is represented as SGI is equal to PGI plus JQGI. Let us give this as equation number 1, where SGI is the complex power generated at the ith bus, then PGI is the active power generated at the ith bus, and QGI is the reactive power generated at the ith bus. Load is represented as a complex power demand at the bus. Load at the ith bus is represented as SDI is equal to PDI plus JQDI. Let us give this as equation number 2, where SGI again is the complex power. Sorry, here it should be SDI. It should not be. Let me change here. So please make the change here. It should be SDI, not SGI. Because here in the second equation we had written SDI. So here it should be SDI. Then PDI and QDI. So here it should be PDI. Instead of G, replace it with D. Okay. Okay, is it done? Shall we move ahead? So these are some of the equations that we have to consider. No need of writing all these equations. The first two equations you have to remember. Then we will start with here. So let SI is equal to PI plus JQI. Then SI will be equal to SGI minus SDI, which will be equal to PGI minus PDI plus J in bracket QGI minus QDI. That is equal to PI plus JQI. Please write this equation. So here you can see Devendra Tajne. Do you want to ask something? Your mic is on. Okay. So please write this equation. This equation is very important.
we have to use this equation for the various problems that we have to solve in the load flow analysis. So PSI is equal to PI plus JQI, where this PI is equal to PGI minus PDI, and this QI is equal to QGI minus QDI. So this equation we have to consider. Next, write this equation in matrix form. We have to write in this way: I1, I2, I3, I4 is equal to Y11, Y12, Y13, Y14, and so on, because we are analyzing a 4-bus system. So we will have a 4x4 matrix. So these are the elements of the 4x4 matrix. Here we have current and here we have voltage, because we know that admittance, if we take admittance, then in LHS we will have current and in RHS we will have voltage. So that's why we have used this particular form. And in the compact form, if we write this I1, I2, I3, I4, it will be replaced by IBus. And if we want to write this Y11, Y12 and so on with the help of a compact form, it will be YBus. Similarly, V1, V2, V3, V4, in the compact form it will be VBus. So for a n-bus power system, IBus is the n by 1 column matrix representing n bus currents. VBus is n by 1 column matrix representing n bus voltages, and YBus is the n by n square matrix representing n number of n bus admittances. So this can be asked in multiple choice question. Please note all these points. And in general form, if we want to write this equation, this complete equation in general form will be written as I is equal to summation of k is equal to 1 to n yik vk. So the equation takes the form in this way. If we take 1, then I1 will be equal to y11 v1 plus y12 v2 plus y13 v3 plus y14 v4, in this way. Okay, so in this way we have to consider. So we will stop here today. Tomorrow